नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो है, जो मेरा टॉपिक है वो है कि लगभग 250 साल पहले भारत में आधुनिकीकरण की मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन वह कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया और क्या आज भी वह जो कारण है जिसने मॉडर्नाइजेशन नहीं होने दिया था उस समय में आज भी विद्यमान है? इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम बात करते हैं मैसूर के बारे में। जो मैसूर है उससे रिलेटेड लगभग हम 7 पॉइंट मतलब 7 बिंदु पे बात करेंगे। ये जो मैसूर है इसका पूरे मतलब भारत में लोकेशन कहाँ है, जोग्राफिकल जो साइट्स है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये मैसूर वाला पार्ट है, ये हैदराबाद के निज़ाम का एरिया है। ये पेशवा जो मराठा वाला एरिया है वो वाला पार्ट है, और ये जो आप साइट देख रहे हैं ये वाला कर्नाटक का एरिया है, लेकिन यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है, और यह त्रावणकोर का एरिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो मैसूर वाला एरिया है, ये जो पूरा दिख रहा है मैसूर है, इसका जो बॉर्डर बनाता है कृष्णा रिवर नॉर्थ में बनाता है, ईस्टर्न घाट इसके ईस्ट में बनाता है, और अरेबियन सी इसके वेस्ट में बनाता है। ये जो पूरा एरिया है ये ईस्टर्न घाट का है, और ये आपका कृष्णा रिवर जो है ये कृष्णा रिवर है, और ये आपका अरेबियन सी है। फ्रेंड्स, कुछ ये नदी देख लीजिए, ये कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये जो रिवर दिख रहा है आपको ये तुंगभद्रा रिवर है, और ये कावेरी रिवर है। साथ ही साथ कुछ साइट्स देख लेते हैं। ये आपका डिंडीगुल है, ये पाल घाट है, कोयम्बटूर, कालीकट, कैनेनोर, ये मैसूर, और ये श्रीरंगपट्टनम, ये बंगलोर और ये मंगलोर। इन सारी साइट को देखिएगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लेते हैं जो मेंस का है। रिवेन्यू सिस्टम वॉज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, ये एक स्टेटमेंट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द फिस्कल पॉलिसी ऑफ मैसूर स्टेट अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ये जो क्वेश्चंस है इसके बारे में आप लिखिएगा, और लास्ट में इसका जो आंसर का हिंट हो सकता है वो हम आपको देंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी क्या है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इस मैसूर में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट 3 चीज़ किया: ट्रेंड किया, इन्फ्यूज किया एंड ऑर्गेनाइज किया। ट्रेंड किया किसको? इन्फेंट्री को और मिलिट्री को। जो यूरोपियन स्टाइल होता है उस स्टाइल में इसको ट्रेंड किया, और जो यूरोपियन डिसिप्लिन है इस डिसिप्लिन को मैसूर के आर्मी में इन्फ्यूज किया, मतलब उसको लागू किया और ऑर्गेनाइज किया यूरोपियन मॉडल पे। लेकिन उसका जो सिस्टम था उस सिस्टम का नाम दिया गया यहाँ पर सिस्टम ऑफ रिसाला। तो इसको रिसाला क्या होता है इसको आप देखते हैं। सिस्टम ऑफ रिसाला क्या है? एक तरह का यूनिट है। इस रिसाला के तहत फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स होते थे, उनके पास विपनरी मतलब हथियार होते थे, और साथ ही साथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे। ये जो रिसाला होता था इसके ऊपर में ये यूनिट होता था, इसका एक कमांडर होता था, और इस कमांडर को डायरेक्टली अपॉइंट करता था सुल्तान के द्वारा, हैदर अली के द्वारा, या बाद में टीपू सुल्तान के द्वारा। जो रूलर होते थे और जो कमांडर होते थे उनके बीच में क्लियर चेन ऑफ कमांड होता था। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है इस पिक्चर को देखिएगा, ये कमांडर है और इसके नीचे ये सारे जो है ये सोल्जर्स हैं। ये कमांडर है, इस कमांडर को कौन नियुक्त कर रहा है? तो सुल्तान नियुक्त कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे कमांडर हैं। ये कमांडर जितने भी हैं इसके अंतर्गत इसके नीचे बहुत सारे सोल्जर्स हैं। इस तरह से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे आर्मी का सेटअप किया गया था। ये ऑर्गेनाइज जो था यह सिस्टम ऑफ रिसाला के तहत था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन बाय सबजुगेशन। 2 टर्मिनोलॉजी है, एक है एक्सपेंशन एंड दूसरा है कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, और कंसोलिडेशन का मतलब है सुदृढ़ीकरण करना। यहाँ पे जो सुदृढ़ीकरण कर रहा है वो है सबजुगेशन के द्वारा। सबजुगेशन का मतलब होता है दमन के द्वारा। किसको दमन कर रहा है? तो लोकल जो चीफ थे, जो लोकल वॉरियर चीफ्स थे, जिनका वहाँ पे उस समय थे देशमुख और पॉलीगर्स, इनको सबजुगेट किया गया, इनका दमन किया गया। ये लोकल वॉरियर चीफ कौन थे इनको समझिए। जो ग्रामीण एरिया था उन पे इनका टोटल कंप्लीट मास्टरी था।
कैसे था इनका मास्टरी? जो एग्रीकल्चर सरप्लस था और जो लोकल टेम्पल्स थे, इन पे इनका कंट्रोल होता था। किनका? लोकल वॉरियर चीफ्स का। अब इन पे इनका कंट्रोल होता था, इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल थे। लोकल वॉरियर चीफ्स देशमुख और पॉलीगर्स उस समय में बहुत ही पावरफुल थे। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें देखिएगा, ये जो पार्ट है ये इंटरमीडिएट्स का है, ये जो है आपका इम्पेरर का है, और ये पूरा एरिया जो है, ये जो कंट्री साइड है, जो विलेज एरिया है, जो पीजेंट्स जहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है, ये पूरा एरिया है। तो पहले यहाँ जो टैक्स होता था, इनसे कलेक्ट करके ये लेता था, अपने पास कुछ रखता था और फिर इसको ट्रांसफ़र ऊपर कर देता था। कहता है कि इसी को हटा दो, ये जो लोकल वॉरियर चीफ्स थे, इसी को सबजुगेट कर दिया था। साथ ही साथ ये जो लोकल वॉरियर चीफ्स थे, यह पावर में शेयर करता था। जो इम्पेरर का पावर होता था, इनमें यह अपना शेयर रखता था। मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता था या जो कुछ भी होता था, उनमें पूरे कंट्री में, पूरे उनके इम्पेरर के एरिया में जो भी डिसीजन शेयर लिया जाता था, उनमें इनका भी से होता था। इसीलिए को शेयरर पावर होता था। इसी को हम पॉलिटिकल मैटर भी कह सकते हैं। जहाँ भी पावर का मैटर आए, समझ लीजिए वो पॉलिटिकल मैटर है। फ्रेंड्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। इन्होंने इम्पोज किया टैक्स डायरेक्टली ऑन द पीजेंट्स। जो टैक्स का कलेक्शन होता था, वह डायरेक्टली जो सैलरीड ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल्स थे जिनको सैलरी पे रखा जाता था, उनसे डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट किया गया और कैश में किया गया। जैसे ही कोई चीज़ टैक्स में कलेक्ट किया जाता है, तो उनको मार्केट में बेच करके, सामान जो था, जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, उसको मार्केट में बेच करके फिर आप कैश में टैक्स देते हो। तो इसका मतलब सर्कुलेशन ऑफ जो मनी है वो बढ़ गया। और इससे क्या हुआ? इन्हांसिंग और वाइडनिंग, बढ़ा भी और विस्तार भी हुआ। किसका? रिसोर्स बेस ऑफ स्टेट। समझिएगा, अगर आप इस बीच के इंटरमीडिएट्स को हटा देते हैं, दमन कर देते हैं, तो आपका जो स्टेट है, इनका जो रिसोर्स बेस है, इतना विस्तार ले लेता है। इसका मतलब रिसोर्स बेस वाइडनिंग हुआ। और चूंकि डायरेक्ट इनसे ले रहा है, तो ये जो अपना शेयर रख लेता था, वो भी शेयर अब स्टेट के पास आ रहा है। तो इनहैंसिंग एंड वाइडनिंग ऑफ रिसोर्स बेस ऑफ द स्टेट। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? जो रिवेन्यू था, ये बेस्ड था डिटेल्ड सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड पे, और रिवेन्यू फिक्स्ड होता था, साथ ही साथ शेयर भी होता था। मतलब ये दोनों वहाँ पे प्रोसेस में थे। कुछ एरिया में फिक्स था और कुछ एरिया में शेयर बेसिस पे होता था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें एक परसेंटेज जो है वह स्टेट का होगा शेयर के रूप में। जो रेंट ऑफ रिवेन्यू है, यह वेरी करता था अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल, जो कोई सॉइल ऐसे थे जो कि वेटलैंड थे, कोई था जो कि ड्राई लैंड था। तो जो सॉइल का क्वालिटी होगा, उस सॉइल के क्वालिटी के अनुसार जो रेट ऑफ रेंट था वो वेरी करता था। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। तो हम पाते हैं एक व्यक्ति है जो है बर्टन एस्टेन, या एक राइटर है, हिस्टोरियन है। इन्होंने दो बातें कही है। क्या कहा है? कि उस समय का जो रिवेन्यू सिस्टम था, वॉज ए फॉर्म ऑफ मिलिट्री फिस्कलिज्म। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको फिस्कलिज्म क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। जो फिस्कलिज्म होता है, वास्तव में एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू इंश्योर द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, ये जो कहलाता है इसको फिस्कलिज्म कहते हैं। और इसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब रिवेन्यू सिस्टम में रिवेन्यू क्या होता है? ये वास्तव में रिवेन्यू होता है सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। इट मीन्स रिवेन्यू इज ए पार्ट ऑफ फिस्कलिज्म। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन्होंने ये क्यों कहा कि रिवेन्यू सिस्टम वाज ए फॉर्म ऑफ मिलिट्री फिस्कलिज्म। इनका कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्टेड किया जाता था, उनका जो बेस था बहुत ही वाइड था, जो अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में। साथ साथ ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट कर रहे थे और डायरेक्टली स्टेट ऑफिशियल से कर रहे थे। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट्स थे वो नहीं रहा। अब इस सारे का पर्पस क्या था? इन सारे चीज़ों को करने का पर्पस था कि जो लार्ज आर्मी है उनको बिल्डअप करना है और उनको मेंटेन करना है। मतलब रिवेन्यू सिस्टम और जो फिस्कल पॉलिसी है, उनका जो मेन पर्पस था वो लार्ज आर्मी को बिल्डअप करना है और मेंटेन करना है। इसीलिए इन्होंने कहा मिलिट्री फिस्कलिज्म। ये याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। इसके बाद इन्होंने एक बात और कहा कि रिवेन्यू सिस्टम वॉज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। देखिए, क्यों पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था? क्योंकि आपको मैंने बताया था
कि जैसे ही इंटरमीडियरीज का पावर में शेयरिंग होता था तो उसी को पॉलिटिकल एंगल से हम समझते हैं। पावर मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि जो इंटरमीडियरीज था उनको एलिमिनेट कर दिया गया इस समय मैसूर स्टेट में, क्योंकि ये जो इंटरमीडियरीज थे को शेयर ऑफ पावर्स थे। कब? प्रीवियस जो गवर्नमेंट था विजयनगर एम्पायर के समय में, उस समय जो विजयनगर एम्पायर का नेचर था वह सेगमेंटरी स्टेट का था। सेगमेंटरी स्टेट क्या होता है इसको देखते हैं। सेगमेंटरी स्टेट में जो सॉवरेनिटी होता है, सॉवरेनिटी क्या होता है? सुप्रीम पावर, मतलब डिसीजन लेने का जो सुप्रीम पावर होता है किसी भी टेरिटरी में, इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। उस समय सॉवरेनिटी डुअल नेचर का था, दो तरह का था। पहला क्या था? जो एक्चुअल पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता था कोर एरिया में, वह तो इंपेरर के पास होता था, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया होता था वह वहाँ पे सुप्रीम जो सॉवरेनिटी नहीं था, वहाँ पे रिचुअल सॉवरेनिटी, रिचुअल हेजेमनी था। इसको समझते हैं। देखिए, ये इंपेरर का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया इंपेरर का है जहाँ पे वो की सुप्रीम है। इसके बाद वाला जो एरिया है यह इंटरमीडिएट एरिया है, और ये पूरा जो है पेरिफेरियल एरिया है। ये जो राजा है, जो इंपेरर है, जो सुल्तान है, इस पूरे एरिया में इनका सॉवरेनिटी है, मतलब पॉलिटिकली ये सुपेरियर है, ये ही डिसीजंस लेगा जो लेना है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोर एरिया। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एरिया, और ये बोलते हैं पेरिफेरियल एरिया। जो विजयनगर एम्पायर था वहाँ पे सेगमेंटरी स्टेट का नेचर था। सेगमेंटरी मतलब होता है सेगमेंट। ये देख रहे हैं, 3 सेगमेंट हो गया, कोर एरिया हो गया, इंटरमीडिएट एरिया हो गया, और पेरिफेरियल एरिया हो गया। इस समय में विजयनगर एम्पायर में यहाँ पे तो सुप्रीम ऑथोरिटी था एम्पायर का, लेकिन बाद बाकी जो एरिया था यहाँ पे रिचुअल सॉवरेनिटी था, रिचुअल हेजेमनी था। क्या होता है रिचुअल हेजेमनी? रिचुअल हेजेमनी का मतलब होता है कि जो ये लोकल चीफ्स थे वह दरबार में जाकर के हाजिरी लगाता था। कब लगाता था? जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो जाते थे वहाँ पे, अपना कुछ हाजिरी लगाता था और अपना गिफ्ट ला करके वहाँ देता था। जो राजा का जन्मदिन होता था या राजा जिस दिन गद्दी पे बैठा होता था, उस समय जो फंक्शंस होते थे वहाँ, उस समय में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे और वहाँ पे अपना एक लॉयल्टी साबित करते थे, झुक करके, प्रणाम करके या चरण छू करके ये करते थे। साथ ही साथ अपनी बेटी की शादी जो इंपेरर होते थे उनसे करते थे, या राज्य का जो सेंट्रल पावर था उनका सैनिक जब किसी एरिया से गुजरता था तो उनकी सारी व्यवस्था करता था। यह एक तरह का रिचुअल हेजेमनी है, उनका एक तरह का एग्जाम्पल है। तो जो सराउंडिंग एरिया था वहाँ पे रिचुअल हेजेमनी था, और जो कोर एरिया था वहाँ पे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी था। ये था सेगमेंटरी स्टेट जो विजयनगर के समय था वहाँ। इन्होंने क्या किया? इन सारे को ख़त्म किया, सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी को एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट्स थे वो जो को शेयर थे पावर में उसको हटाया, इसीलिए इस पावरफुल जो इंटरमीडिएट्स को हटा करके सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजेमनी को एस्टेब्लिश किया, इसीलिए इसको बोलते हैं यह एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। तो इनका ये कहना था बर्टन स्टीन का। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो मैसूर थे इन्होंने अपने जो रिसोर्स बेस थे उनको तो बढ़ाया ही, साथ डाइवर्सिफाइड भी किया, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी किया। क्या किया? तो उन्होंने जो एग्रीकल्चर था उनको डेवलपमेंट किया, इनकरेजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। जो टैक्स होते थे, खास करके जो वेस्ट लैंड होते थे, जो एरिया पे अच्छी तरह से खेती नहीं होता था, उन पे अच्छी तरह से खेती हो उनके लिए टैक्स में रेमिशन दिया, टैक्स में छूट दिया। और साथ ही साथ जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे पीजेंट से, वो अत्याचारी ना हो जाए, उनको पीजेंट्स को उनके अत्याचार से प्रोटेक्ट करते थे। आगे देखते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी किया। कैसे किया? जो ओल्ड इरिगेशन सिस्टम था उसका रिपेयर किया, और नए इरिगेशन जो कैनल होते थे उनका कंस्ट्रक्शंस किया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एग्रीकल्चर को विस्तार देने के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स थे, टेक्नोलॉजीज थे, मशीन्स थे, उसको बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसको प्रमोट किया। और साथ में सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेती को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ओशियनिक ट्रेड मतलब मर्केंटलिस्ट स्टेट,
जब ट्रेड का उद्देश्य हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, अर्निंग करना है ट्रेड से, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचें और उसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा हम संपत्ति प्राप्त करें, बुलियन प्राप्त करें, उसके आधार पे हमारा राज्य, हमारा देश ज़्यादा पावरफुल होगा, उसको बोलते हैं मर्केंटलिस्ट स्टेट। ये कंसेप्ट था उस समय में। तो ओशियनिक ट्रेड को बढ़ा करके इस तरह से अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते थे, मर्केंटलिस्ट स्टेट का नेचर को प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने अपने एम्बेसडर को फ्रांस भेजा और वहाँ से यूरोपियन टेक्नोलॉजी को लाया और ओशियनिक ट्रेड था उसके लिए बहुत सारे शिप बनाए, पार्टिसिपेट किए उसमें। यह इनका एम्बिशंस था। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें, इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए। क्या किए इनके लिए? 1793 में इन्होंने स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन ये एक संगठन बनाया और इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है सेटअप किया। किसके मतलब मॉडल पे? इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में जो इस तरह से सेटअप हो रहे थे उस मॉडल पे एस्टेब्लिश किया। साथ ही बहुत सारे ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। ये एस्टेट मतलब मैसूर एस्टेट, यह पार्टिसिपेट कर रहा था ट्रेड में। जो वैल्यूएबल गुड्स था उनका, जैसे कि सैंडलवुड था, राइस था, सिल्क था, कोकोनट एंड सल्फर, इसमें एस्टेट खुद इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा था। और जो बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किए, लगभग 30 सेंटर एस्टेब्लिश किए मैसूर में या मैसूर के आसपास वाले इलाके में। वेस्टर्न जो एरिया है भारत का, उसमें बहुत सारे ट्रेड साइट्स एस्टेब्लिश किए और भारत के बाहर उस जो ओवरसीज एरिया है, खास करके एग्जाम्पल एक है मस्कट, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स जो है यह एस्टेब्लिश किया। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी भारत में रियल मॉडर्नाइजेशन उस समय क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब अगर हम ढूंढें तो हम पाते हैं कि जो रिसोर्स बेस था, जो वहाँ पे संसाधन थे, वह और जो प्लान्स था मॉडर्नाइजेशन का, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप था। प्लान ऑफ मॉडर्नाइजेशन बहुत बड़े बड़े लेवल पे थे, लेकिन उस प्लान पे काम करने के लिए जो रिसोर्सेस होते थे वह रिसोर्सेस उतना पर्याप्त नहीं था। एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण कि रियल मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज था और जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज थे, यह उस समय में मैसूर के पास पर्याप्त नहीं था कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। साथ ही साथ उस समय में जो नाइबर कंट्रीज थे उनसे बहुत ही युद्ध होता था। मैंने बताया था मराठा से हो रहा था, इधर निजाम जो हैदराबाद के थे उनसे हो रहा था, इधर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक एरिया में आ गए थे उनसे युद्ध होता रहता था, युद्ध की संभावनाएं हो जाती थी। इसीलिए इनको मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पे मिलिट्री फिस्कलिज्म हमने देखा था और मिलिट्री हेजोमेनी हमने देखा था। जो इंटरमीडिएरीज थे उनको जो हटा दिया गया था, उनका जो दमन कर दिया गया था, उनको हटाने के बाद बहुत सारे विद्रोह होते रहते थे, उसके लिए भी इनको मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा था। अब सवाल उठता है कि इतना जो वहाँ पे खर्च हो रहा था, इन सारे चीज़ों के कारण वहाँ पे तो रियल मॉडर्नाइजेशन भारत में नहीं हो पाया था 250 साल पहले। लेकिन अभी का क्या कंडीशन है उसकी अगर हम बात करें तो लगभग सेम कंडीशन अभी भी है। चाइना और पाकिस्तान हमारे उससे युद्ध होते रहता है, उससे युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना बजट का पार्ट डिफेंस पे खर्चा करता है। 2021 का डाटा है, लगभग 76 बिलियन यूएस डॉलर भारत ने अपने डिफेंस पे खर्चा किया है। इसीलिए भारत में अभी भी इतना ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, तो जितने भी अन्य सेगमेंट है उसका मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस उतना फास्ट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर था। कारण क्या था इसका? क्योंकि जो मैसूर एस्टेट था वह एस्टेब्लिश कर लिया था सेंट्रलाइज मिलिट्री हेजोमनी। पहला, सेंट्रलाइज मिलिट्री मतलब मिलिट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इनका भी अपना टेरिटोरियल एम्बिशंस था, इनका ट्रेडिंग इंटरेस्ट था। ये तीनों कारण के कारण मैसूर का कांस्टेंट वॉरफेयर होता था, क्योंकि ये तीनों कारण इनका अपना था। साथ ही साथ जो मराठा थे, जो हैदराबाद था और जो इंग्लिश था, इनसे इनका मुठभेड़ होते रहता था, इनसे लड़ाई होते रहता था। क्यों होता था? क्योंकि जो हैदर अली है वह इन्वेड कर चुका था और एनेक्स कर लिया था मालाबार और कालीकट को। ये वाला जो एरिया है ये मालीबार है, यहाँ पे कालीकट है, इस एरिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया था। साथ ही साथ जो मराठा किंगडम था वह भी अपने क्षेत्र को एक्सटेंड करते हुए, विस्तार करते हुए कोंकण और मालाबार एरिया तक पहुंच चुका था। ये आपका कोंकण वाला एरिया हो गया और यहाँ तक मालाबार हो गया। मतलब इस एरिया में मराठा जो है प्रवेश कर चुका था, तो इनका बॉर्डर जो है टच कर रहा था। इसी कारण मैसूर से कन्फ्लिक्ट मराठा का होना ही होना था। और ऊपर उधर जो आपका
हैदराबाद के निज़ाम है उनके साथ भी बॉर्डर टच होता था। साथ ही साथ जो हैदराबाद है और जो खास करके इंग्लिश है, इनका भी रीजन, इनका भी कन्फ्लिक्ट इससे होता था, क्योंकि ट्रेड इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और इनका, मैसूर का, दोनों का क्लैश करता था। हैदराबाद से जो टेरिटोरियल एम्बिशंस था वो क्लैश करता था। फ्रेंड्स, ये सारा हमने देखा। जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल को आप फिर से देखिएगा। मैं हिंट देता हूं कि अगर आपको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब रिवेन्यू सिस्टम क्या होता है ये क्लियर हो गया, फिस्कल पॉलिसी क्लियर हो गया, और इन तीनों के लिए जो स्टेप्स लिया गया था टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंतर्गत वो आपने देख लिया, और जो पर्पस था रिवेन्यू सिस्टम का वो मैंने दिखा दिया। इन सारे चीज़ों को अगर आप लिंक करें तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है बर्टन स्टीन का, तो आपको इसका क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो दूसरे राइटर्स हैं उनका ओपिनियन दे करके एक न्यूट्रल आंसर आपको देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी की बात किया, कंसोलिडेशन बाय सब्जुगेशन की बात किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री फिस्कलिज्म, डाइवर्सिफाइड रिसोर्स बेस, एंड मैंने बताया आपको कि मैसूर रियल में मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं हो पाया, क्या वो फैक्टर आज भी विद्यमान है, और जो कांस्टेंट वॉरफेयर हो रहे थे उनका क्या कारण था, वो सारे मैंने डिस्कस किया। जो मेंस का जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया, उसका जो हिंट हो सकता है वो मैंने बताया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ जो मैंने आपको बताया, एक तरह से इंटरलिंक करने की कोशिश किया, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।